नमस्कार दोस्तों, वीएसएम बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 12 में रसायन विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का हमारा नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी किस तरह से हम प्रकृति में प्राप्त होने वाले धातुओं के जो खनिज हैं, उन खनिजों से हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, उसकी क्या क्या प्रोसेस रहती है, किन किन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करता है, वो हम इस चैप्टर में यहाँ पर सीखते हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से देखें तो रसायन विज्ञान के पेपर में हमारे सारे 70 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, जिनमें से हमें कोई 35 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में हम यहाँ पर शुरू करें। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। सबसे पहले तो हम ये ढूंढें कि अयस्क क्या चीज होती है। तो देखिए, हम जानते हैं धातुएं जो होती हैं वो होती हैं भारी, और भारी होने के साथ साथ ये होती हैं क्रियाशील। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन या वायुमंडल में पाई जाने वाली अदर कंपोनेंट के साथ में क्रिया करके इन धातुओं के ऑक्साइड या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या और भी हमारे कंपाउंड यहाँ पर बन जाएंगे, जो भारी होने की वजह से जो हमारा अर्ध क्रस्ट होता है, भूपर्पटी जो होती है, भूपर्पटी के नीचे यहाँ पर खनिजों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम इन खनिजों को जब निकालेंगे और इन खनिजों को निकालने के बाद में जिस खनिज से धातु का उत्पादन नंबर 1 सरल होगा, यानी प्रोसेस में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, नंबर 2 सस्ता होगा, यानी ज्यादा पैसा कंज्यूम नहीं करना पड़े, प्लस नंबर 3 मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगी, अधिकतम मात्रा में होगा, तो वह खनिज जो इन तीनों शर्तों को पूरी करेगा वह खनिज हमारा क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। देखिए, तो 2 प्रश्न है हमारे पास में। ऑक्साइड अयस्क कौन सा है? पहली बात तो अयस्क होना चाहिए, यौगिक नहीं हमें पूछा हुआ है, और ऑक्साइड यौगिक भी कौन सा? ऑक्साइड यौगिक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, चेक कीजिए, सिडेराइट यह आयरन का कार्बोनेट कंपाउंड होता है, FeCO3 होता है, यानी ये ऑक्साइड नहीं है आपका। पायराइट यह आयरन का सल्फाइड कंपोनेंट होता है, तो ये भी इस प्रश्न का आंसर नहीं है। हेमेटाइट यह आयरन का ऑक्साइड कंपोनेंट है, फॉर्मूला अगर अपन कहें तो Fe2O3 होता है, तो ये हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बॉक्साइट ये तो आपके एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट हमारे लिए लोहे का मुख्य अयस्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? अब ये देखिए, पायरोलुसाइट का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो पायरोलुसाइट क्या होता है? मैंगनीज का ऑक्साइड है। किसका? मैंगनीज का ऑक्साइड है। Mn जो आपकी मेटल है, उस Mn मेटल का ऑक्साइड होता है पायरोलुसाइट। तो किसका अयस्क हो जाएगा? मैंगनीज का अयस्क ये हो जाएगा। तो ये जिंक यानी Zn का अयस्क नहीं होता, आयरन यानी लोहे का अयस्क नहीं होता। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 पर पाए जाने वाला तत्व मैंगनीज, जिसका एटॉमिक सिंबल Mn है, उसका यह अयस्क हो जाएगा। और इसका अगर अपन फॉर्मूला देखें तो ये हो जाता है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसको अपन पायरोलुसाइड भी कह देते हैं। किसका अयस्क है? मैंगनीज का अयस्क हो जाता है। मैग्नीशियम का भी अयस्क नहीं होता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखें। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अवकृत करने का मतलब धातु में अपचयित करना है या रिड्यूस करना है। तो हमने क्या कहा, देखिए हमारे पास में धातु का ऑक्साइड है यानी MO। अब ये MOX टाइप का भी हो सकता है। इसको अगर हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन करवाएं, कार्बन को कोक की फॉर्म में और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या होगा? हमें धातु प्राप्त होगी प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो सकती है, यानी कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड से तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हमने क्या किया? धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया, और धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो धातु प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपका कहलाएगा प्रगलन। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रगलन। देखिए, सबसे पहले जब भी हमें कोई शुद्ध धातु का अयस्क हमें जमीन से प्राप्त होगा, उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस है
उसमें अपन धातु की अशुद्धियों को हटाते हैं, उसका सांद्रण करते हैं, उसके बाद में उसका निस्तापन और भर्जन करते हैं, और निस्तापन और भर्जन करके हम क्या बना लेते हैं, धातु का ऑक्साइड बना लेते हैं। अब इस धातु ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त करनी है, तो धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहेंगे, प्रगलन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रगलन। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। साइनाइड विधि का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, तो देखिए साइनाइड विधि का जो उपयोग है वो सिल्वर और गोल्ड Ag और Au धातु के निष्कर्षण के लिए जनरली हम कर लेते हैं। तो चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम क्या करें, Ag या गोल्ड जो है इनके साइनाइड के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स के रूप में हम फिर सिल्वर धातु या गोल्ड धातु को प्राप्त करेंगे जब इनकी अभिक्रिया हम जिंक धातु के साथ करवाएंगे। इसका जो साइनाइड के साथ बना हुआ आपका कॉम्प्लेक्स होगा डाइसाइनो अर्जेंटेट आयन, इसकी अभिक्रिया जब अपन जिंक धातु के साथ करवाएंगे तो जिंक धातु जो है वो क्या करेगी, सिल्वर को इस लवण के विलयन में से या संकुल जो है उसमें से विस्थापित कर देगी और हमें शुद्ध सिल्वर या शुद्ध गोल्ड धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो साइनाइड विधि का उपयोग किसके लिए, गोल्ड या सिल्वर के निष्कर्षण के लिए यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है मैलाकाइट किसका अयस्क है। तो देखिए मैलाकाइट आपसे पूछा हुआ है और हम लोगों को पता है मैलाकाइट किसका अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है। अगर हम इस मैलाकाइट का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा Cu2CO3OH का होल ट्वाइस, यानी यह कॉपर का कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड अयस्क होता है। कॉपर का कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड अयस्क है, तो किसका अयस्क हो जाएगा, ये कॉपर का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर का ये अपना कंपाउंड हो जाएगा। तो मैलाकाइट क्या होता है, कॉपर का कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड अयस्क हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, आयरन का मुख्य अयस्क है। अब यहाँ देखिए आयरन आपका मेटल है, आयरन Fe को अपन रिप्रेजेंट करें, और इसमें से भी हमने कहा अयस्क, तो खनिज तो आपके बहुत होंगे, लेकिन वो खनिज जिनसे धातु का प्राप्त करना सरल हो, आसान हो और अधिक मात्रा में हो, वो हमारा क्या कहलाता है, उसका अयस्क कहलाता है। और इन सभी में देखिए आयरन का सिडेराइट अगर हम देखें तो वो कार्बोनेट है, हेमेटाइट अगर देखें तो आयरन का ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट अगर अपन देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके आयरन के अयस्क हो सकते हैं। लेकिन इनमें से जो हेमेटाइट है, उस हेमेटाइट से आयरन को प्राप्त करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। आसान मतलब जो कम प्रोसेस में या कम लागत में हो जाए, प्लस जिसकी लब्धि अधिक मात्रा में हो, उसको अपन आयरन के अयस्क के रूप में जानेंगे। दैट मीन्स आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 हेमेटाइट के रूप में जो होता है वो आयरन का क्या हो जाएगा, मेन अयस्क यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखें, सिनेबार है। सिनेबार क्या होता है, देखिए सिनेबार भी आपका एक अयस्क है, और ये अयस्क किसका है, यह है मरकरी का सल्फाइड के रूप में पाया जाने वाला अयस्क होता है। तो HgS सिनेबार का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। किसका अयस्क है, मरकरी का अयस्क है सिनेबार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। निम्न में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो देखिए जेंकाइट, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन, ये तीनों ही आपके जिंक के अयस्क होते हैं। लेकिन बॉक्साइट ये किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन जिंक मेटल का अयस्क नहीं है, तो कौन नहीं है, हम कहेंगे एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये जिंक का अयस्क नहीं होता। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। आपसे पूछा हुआ है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है, तो देखिए माइका, बेराइल और बॉक्साइट, ये तीनों ही जो हैं वो एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। वहीं एंग्लेसाइट जो है, ये एंग्लेसाइट लेड का अयस्क होता है। लेड को सल्फेट के रूप में जो अयस्क पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं एंग्लेसाइट। PbSO4 या लेड के सल्फेट के रूप में जो अयस्क पाया जाता है उसको अपन क्या कहेंगे, एंग्लेसाइट। और ये किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क ना होकर के क्या हो जाएगा, लेड का अयस्क हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, एंग्लेसाइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं होता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर है। तो किसका अयस्क होगा, ये लेड का अयस्क आपका
हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, धातुओं के लिए सल्फाइड अयस्क सामान्य है। हम निम्न में से हमें देखिए अलग अलग धातुओं के यहाँ पर क्रम बनाकर दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि इस सेट में से वो कौन सी धातुओं का सेट है जिनके सल्फाइड अयस्क जनरली हमें पाए जाते हैं। तो देखिए सिल्वर, कॉपर और लेड, ये जो धातुएं हैं इनके हमें सल्फाइड अयस्क देखने को मिलते हैं। सिल्वर, कॉपर और लेड। लेड के अयस्क को अपन गैलेना कह देंगे, कॉपर का अयस्क आपका पायराइट कहलाता है। जनरली किसी भी धातु का जो सल्फाइड अयस्क है वो उसका पायराइट कहलाएगा। तो सिल्वर, कॉपर और लेड, ये जो तीनों धातुएं हैं इनके अयस्क आपको सल्फाइड के रूप में देखने को मिलते हैं। तो एजी, कॉपर और लेड, ये तीनों धातुओं के अयस्क हमें सल्फाइड के रूप में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपके पास में है, एपेटाइट किसका अयस्क है। अब ये देखिए एपेटाइट तो आप नाम से ही जानते हैं, हमारे जो दांत हैं इन दांतों पर जो इनेमल पाया जाता है, दांतों पर एक हार्ड कोटिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं इनेमल, जो हमारे दांतों की प्रोटेक्शन के लिए बनी होती है। तो ये इनेमल किसका बना हुआ होता है, ये इनेमल बना हुआ होता है कैल्शियम और कैल्शियम के फ्लोराइड का यानी फ्लोरीन का बना हुआ एक सॉल्ट होता है। तो एपेटाइट ये किसका अयस्क हो जाएगा, तो जनरली एपेटाइट को अपन दांतों के इनेमल से याद रख सकते हैं, ये किसका, फ्लोरीन नॉन मेटल जो है उसका अयस्क हो जाएगा। तो एपेटाइट किसका, फ्लोरीन का आपके अयस्क हो जाता है, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन का नहीं, फ्लोरीन एफ का अयस्क हो जाएगा एपेटाइट। अगला देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये सीखें कि सांद्रण क्या होगा। तो हमने क्या कहा, देखिए खनिज हमारे पास में है, इन खनिजों में से वो खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी उसको अपन क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। जब हम इन अयस्कों को जमीन से खोदकर निकालते हैं तो इन अयस्कों में मिट्टी के रूप में भी और साथ में बहुत सी अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को हटाना और अलग करने का जो प्रोसेस है उसको अपन कहेंगे सांद्रण। अब इस सांद्रण की भी कुछ विधियां होती हैं जिनमें से पहली विधि आपकी है गुरुत्व पृथक्करण विधि। कौन सी है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें हम क्या करेंगे कि वो अशुद्धियां जिनमें और उनकी धातुओं में, उनके धातुओं के जो कंपाउंड हैं उनके अगर भार में अंतर होता है, यानी मान लीजिए धातु भारी है और अशुद्धियां हल्की हैं, तो हम गुरुत्व पृथक्करण विधि को वहां पर उपयोग करेंगे। अगर कोई अशुद्धि ऐसी है या धातु ऐसी है जिन दोनों में से किसी एक में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन का अयस्क है तो आयरन में चुंबकीय गुण पाए जाएंगे, जबकि मिट्टी आदि जो अपने उसके कंपोनेंट हैं उसमें अपने चुंबकीय गुण नहीं होते, तो इसका सांद्रण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार का जो सांद्रण की विधि होती है जिसको अपन बोलते हैं फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि, उसमें हम क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, ध्यान रहे केवल सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए ही जनरली इस विधि का उपयोग करेंगे। वो कौन सी है, फेन उत्प्लवन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर में हम अयस्क लेंगे जो कि क्या होगा, सल्फाइड अयस्क होना चाहिए। अब इस अयस्क को हम जो सॉल्वेंट है उसमें लेकर के यहाँ पर एक रोटर लगा देते हैं और साथ में हम कोई झाग कारक या फेन कारक सब्सटेंस में मिला देते हैं। तो जैसे ही हम रोटर लगाएंगे इसमें झाग बनेंगे और झाग के साथ बह करके जो हमारा अयस्क है वो ऊपर आ जाएगा और इम्प्योरिटी जो है वो नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाती है, जिनको हम कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। तो झाग किसके साथ में, सल्फाइड को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, इसलिए सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए जिस विधि का उपयोग आप करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि हम इसको कह देंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने धातु का या अयस्क का सांद्रण कर लिया। सांद्रण के बाद में अब जो हमें अयस्क प्राप्त होता है उसको अपन धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे और धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम दो प्रोसेस काम में ले सकते हैं, या तो हम उसका निस्तापन करेंगे या फिर हम उसका भर्जन करेंगे। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे या उसकी अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। अब जो ये धातु ऑक्साइड बना है इस धातु ऑक्साइड को अपचयन करवा करके, इस धातु ऑक्साइड को अपचयन करवा करके हम इसमें से ऑक्सीजन अलग करेंगे और धातु को प्राप्त करते हैं। तो धातु को प्राप्त करने का ये जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस को अपन कहते हैं प्रगलन। तो प्रगलन विधि में धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होने वाला अपचायक पदार्थ जनरली या तो कार्बन होता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो धातु ऑक्साइड को या तो कार्बन या कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जब अपन हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रगलन विधि यानी कोक या कार्बन। इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, कॉपर पाइराइट के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। अब ये धातुमल या स्लैग जो है, इसको हम कहें क्या चीज होती है, तो देखिए धातुमल या स्लैग जो है, जब हम धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं, धातुओं का क्या करेंगे, शुद्धिकरण करते हैं, तो शुद्धिकरण करने में हम उसमें SiO2 यानी सिलिका मिला देते हैं। तो जो अशुद्धियों के धातु ऑक्साइड होते हैं वो इस सिलिका के साथ में रिएक्शन करके सिलिकेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉपर पाइराइट अपन लें, कॉपर पाइराइट यानी कॉपर का सल्फाइड अयस्क अगर हम लेते हैं, तो कॉपर के सल्फाइड अयस्क में आयरन ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। अब ये आयरन ऑक्साइड जो है वो इस सिलिका यानी SiO2 के साथ में अगर रिएक्शन करेगा, तो SiO2 के साथ में रिएक्शन करके ये बन जाएगा फेरस का सिलिकेट FeSiO3 का फॉर्मेशन हो जाता है और धातुमल या स्लैग के रूप में अलग हो जाता है। तो FeSiO3 हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको अपन अशुद्धि के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। FeSiO3 कॉपर पाइराइट के निष्कर्षण में बनने वाला धातुमल या स्लैग होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न है वैसिमरीकरण का प्रयोग किस धातु क्रम में किया जाता है। तो देखिए वैसिमरीकरण एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या लेते हैं, वैसिमर परिवर्तित्र काम में लेते हैं। कौन सा, वैसिमर परिवर्तित्र जो है वो काम में लेंगे। और इस वैसिमर परिवर्तित्र का उपयोग किस धातु के धातु क्रम में करते हैं, तो कॉपर धातु जो है उसके धातु क्रम में इस वैसिमर परिवर्तित्र का उपयोग करेंगे। वहां पर क्या होगा कि कॉपर का जो सल्फाइड है और कॉपर के जो ऑक्साइड है वो आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और हमें कॉपर प्राप्त हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये जो हमारा लिक्विड कॉपर है, इसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती है, तो वहां पर क्या होता है, कॉपर में फफोले बन जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त होने वाले तांबे को अपन फफोलेदार तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं, फफोलेदार तांबा। ठीक है, तो गैस रिलीज होने की वजह से इसमें क्या आ गए, बबल्स आ जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से जो बबल्स आ जाते हैं, उसी की वजह से बनने वाला तांबा क्या है, फफोलेदार तांबा। किस प्रोसेस में, वैसिमरीकरण प्रक्रिया में। और किस मेटल के लिए काम में ली जाती है, कॉपर मेटल के लिए काम में ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वह विधि जिसमें धातु के अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति, ध्यान दें वायु की नियमित आपूर्ति यहाँ पर हमसे किया गया है। तो वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक के निम्न ताप पर, धातु के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर अगर गर्म किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो देखिए धातु को अगर हम वायुमंडल यानी वायु की नियमित आपूर्ति में गर्म करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसमें हम काम में लेते हैं एक तो निस्तापन को, और दूसरी जो प्रोसेस होती है उसमें अपन काम में लेते हैं भर्जन को। अब यहाँ पर शर्त क्या है, हमें वायु की नियमित आपूर्ति करनी है, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में उपयोग करना है। तो जब हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा भर्जन। क्या कहलाएगा, भर्जन। अगर हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते तब हम इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं निस्तापन। बस इतना सा ही अंतर है। अगर ऑक्सीजन का उपयोग करें और मेटल ऑक्साइड बनाएं तो ये कहलाएगा भर्जन, और अगर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करें और मेटल ऑक्साइड बनाएं तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, निस्तापन। ठीक है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति में हम उपयोग कर रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, प्रोसेस आपका हो जाएगा भर्जन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड वात्या भट्टी, वात्या भट्टी को अगर हम इंग्लिश में नाम दें तो यह आपका होता है ब्लास्ट फर्नेस। कौन सा, ब्लास्ट फर्नेस। तो निम्न में से कौन सा ऑक्साइड वात्या भट्टी में अपचयित होता है। तो देखिए अपचयन हमारा होगा, अपचयन का मतलब किस प्रोसेस के लिए हम काम में ले रहे हैं, प्रगलन के लिए काम में ले रहे हैं, जिसमें मेटल ऑक्साइड को कार्बन
या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो निम्न में से वो कौन सा ऑक्साइड है जिसको मेटल में चेंज करने के लिए हम प्रगलन करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस काम में लेते हैं? तो आयरन का जो ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी, आयरन का जो ऑक्साइड है उस आयरन ऑक्साइड को आयरन में अपचयित करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? ब्लास्ट फर्नेस या बात्या भट्टी काम में ले लेते हैं। इंग्लिश टर्म में भी आप इसका नाम याद रखें, ब्लास्ट फर्नेस या बात्या भट्टी। किसके लिए? आयरन के ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस करने के लिए, आयरन के शुद्धिकरण के लिए प्रोसेस में हमारे काम में ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। अब ये देखिए, डोलोमाइट खनिज के लिए हम याद रखें कि डोलोमाइट खनिज जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों जो आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल है इनका खनिज हमारा हो जाता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ही क्या है? कार्बोनेट खनिज होता है। कैल्शियम का भी कार्बोनेट और मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट, दोनों के कार्बोनेट जो है उसको अपन डोलोमाइट कह देते हैं। तो डोलोमाइट खनिज में कौन पाया जाएगा? ना तो पोटेशियम होगी, ना ही एल्यूमिनियम होगी, ना ही बेरियम होगी। कौन सी हो जाएगी? मैग्नीशियम मेटल। अगर कैल्शियम भी यहाँ पर ऑप्शन होता तो बाय डिफॉल्ट कैल्शियम भी हम यहाँ पर टिक कर सकते थे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं जो है वो डोलोमाइट खनिज में अयस्क के रूप में आपके पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो देखो, गैलेना हम याद रखें यह लेड का सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाला अयस्क होता है। लेड का सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाला अयस्क है। तो गैलेना किस मेटल का अयस्क हो जाएगा? लेड का अयस्क हो जाता है। कौन? गैलेना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त लेकिन किसके अनुसार? भार के अनुसार तत्व कौन सा है? यानी अगर हम अर्थ क्रस्ट को लें तो इस अर्थ क्रस्ट में वाया वेट, वजन के अकॉर्डिंग, एबंडेंस के अकॉर्डिंग नहीं, लब्धि के हिसाब से या प्राप्ति के हिसाब से नहीं, वेट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वेट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हमारा हो जाएगा ऑक्साइड, क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड या सल्फेट के रूप में जो प्रेजेंट होंगे उसमें हमारा क्या हो जाएगा? सभी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। दैट मीन्स ओ हमारे भूपर्पटी में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता में पाई जाती है? तो आपको यहाँ पर देखिए 4 धातुओं के नाम दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम और मैग्नीशियम। तो आपको क्या करना है? अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम यहाँ पर लिखना है। हम कहेंगे एल्यूमिनियम वो धातु है। देखिए, पिछली बार जो प्रश्न था उसमें हमने यहाँ पर तत्व लिखा था। अगर तत्व पूछे तो तत्व के लिए तो हमने कहा था ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो हमारा अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? धातु नहीं होती। ऑक्सीजन क्या? धातु नहीं होती। तो अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली धातु हमसे पूछा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे जो हमने आज के लेक्चर में सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।